हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में स्टडी एसके केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन की बात करने वाले हैं जो इस चैप्टर के लास्ट में है, यानी बिलियन चैप्टर के बहुत ही लास्ट में है। और वो परिभाषाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछी जाती हैं और पूछी भी जा चुकी हैं। तो कौन कौन सी हैं उनकी हम आपसे बात करेंगे आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसके पहले जो वीडियो आप पढ़ चुके हैं उन्हें एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपको कोई एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं इस चैप्टर के अंत में, उनकी हम आपसे आज बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 है समपरासारी विलयन। इसके बाद हम बात करेंगे अतिपरासारी विलयन एवं अल्पपरासारी विलयन। अल्पपरासारी विलयन, ये जो आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा, समपरासारी विलयन, इसके बाद है अतिपरासारी विलयन एवं अल्पपरासारी विलयन। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछी जाती हैं और पूछी जा भी चुकी हैं। तो इनकी हम आपसे बात करेंगे, बहुत सरल तरीके से बताएंगे। तो एक एक शब्द को अच्छे सुने, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका तात्पर्य क्या है। तो समपरासारी विलयन, सम शब्द में ही दिख रहा है कि सम का मतलब क्या होता है, समान। परासारी विलयन यानी कि समान ताप पर परासरण कैसा हो, समान हो। यानी जो समान ताप पर जो विलयन का जो परासरण यानी ओस्मोटिक जो प्रेशर हो कैसा हो, समान हो, तो उसे कहते हैं समपरासारी विलयन। यानी परिभाषा मैंने क्या बताई, समान ताप पर जिन विलयनों के ओस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं, समान होते हैं, उसे कहते हैं समपरासारी विलयन। इसे दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि वे विलयन जिनके ओस्मोटिक प्रेशर समान होते हैं, बराबर होते हैं, उसे कहते हैं समपरासारी विलयन। तो मैंने इसकी परिभाषाएं क्या बताई, हम परिभाषाओं को लिख रहे हैं। देखें, ऐसे 2 विलयन जिनको अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर, क्या मैंने बताया, ऐसे 2 विलयन जिनको अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर कोई परासरण नहीं होता है या परासरण क्रिया नहीं होती है, तो उसे कहते हैं समपरासारी विलयन, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बताया, हम उसे एक बार लिख रहे हैं। देखें, ऐसे कोई 2 विलयन जिनको अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? क्या बताया, समपरासारी विलयन शब्द में ही दिख रहा है कि समान ताप पर परासरण दाब, यानी किसी विलयन का जो ओस्मोटिक प्रेशर हो कैसा हो, समान हो, तो उसे कहते हैं समपरासारी विलयन। मैंने परिभाषा में क्या लिखा, ऐसे कोई 2 विलयन जिनको अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं हम आपको बता चुके हैं। हम आपसे एक बार फिर से बात करेंगे कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। तो अर्धपारगम झिल्ली ऐसी झिल्ली जिसमें से सिर्फ विलायक के अणु या कण निकल सकते हैं लेकिन विलेय के अणु या कण नहीं निकल सकते हैं, तो उसे कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। क्लियर हुआ? यस।
ऐसे कोई दो विलयन जिनको अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है समपरासारी विलयन कहलाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात समान ताप पर इक्वल टेम्परेचर पर, समान ताप पर जिन विलयनों के ओस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब समान होते हैं तो उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ? इनकी परिभाषाएं भी क्लियर हुई। एक बार हम फिर से बात करते हैं। क्या है कि ऐसे कोई दो विलयन जिनको अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर कोई परासरण नहीं होता है तो उसे कहते हैं समपरासारी विलयन कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? समान ताप पर जिन विलयनों के ओस्मोटिक प्रेशर समान होते हैं या बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं समपरासारी विलयन। यहाँ पे परासरण ना होने का कारण क्या है? यानी कि परासरण इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो विलयनों के परासरण दाब हैं वो कैसे हैं? समान हैं, इसलिए परासरण नहीं होता है। तो आप याद रखें कि यहाँ पे परासरण क्यों नहीं हो रहा है? परासरण इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो विलयन लिया है या जो विलयन है उसके ओस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कैसा है? समान है। यानी इसका मतलब और भी क्या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, इक्वल होते हैं, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? जो आपको परिभाषा अच्छी लगी उसे आप याद कर सकते हैं। सब बहुत सरल परिभाषाएं हैं। तो ये परिभाषा कैसे बनी? ये परिभाषा निकल के आई क्योंकि यहाँ पे जो परासरण क्रिया है वो क्यों नहीं हो रही है? परासरण इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो विलयन है उसका जो ओस्मोटिक प्रेशर है कैसा है? समान है। तो मैंने परिभाषा में क्या लिख रखा है? समानता पर जिन विलयनों के ओस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब समान होते हैं तो उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। यहाँ पर परासरण ना होने का कारण यह है कि जो विलयन है उसके परासरण दाब कैसे है? समान है। यानी अर्थात वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? इन परिभाषाओं को आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, समझ लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इनको याद कर लें अच्छे से। अब हम बात करेंगे आगे। वान ठाप के अनुसार पाई बी इक्वल टू पाई डैश बी डैश। यदि पाई क्या है? परासरण दाब, वी क्या है? विलयन का आयतन। यदि पाई डैश के बराबर होगा तो वी अवश्य ही बी डैश के बराबर होगा। यानी पाई डैश के बराबर होगा तो जो आयतन है वी वो बी डैश के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विलयन के परासरण दाब है कैसे हैं? समान है, इसलिए। यानी कि ऐसे विलयन के यहाँ पे आयतन समान होंगे जिनमें 1 ग्राम अणु मात्राएं घुली हों। यानी कि यहाँ पे आयतन कैसे समान होंगे? ऐसे विलयन जिसमें 1 ग्राम अणु मात्राएं घुली हों उनके आयतन कैसे होंगे? समान होंगे। तो वान ठाप ने बताया यदि पाई वी बराबर पाई डैश बी डैश, यदि पाई डैश के बराबर होगा तो बी डैश के बराबर होगा,
यहाँ पे जो विलयन के ओस्मोटिक प्रेशर है कैसे हैं, समान है। तो आयतन कब समान होगा, जब विलयन में 1 ग्राम अणु मात्राएं घुली होंगी, तब उसके आयतन कैसे होंगे, समान होंगे। क्लियर हो गया कि समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। तो आप याद रखें, समानता पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम आपसे आगे बात करते हैं अति परासारी विलयन और अल्प परासारी विलयन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अति परासारी विलयन और अल्प परासारी विलयन। तो यहाँ पे शब्द में देखें, अति का मतलब होता है अधिक और अल्प का मतलब होता है कम। मतलब क्या हुआ, ऐसे दो विलयन जिसका परासरण दाब समान होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसका परास यानी ओस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। यानी समान ताप पर ऐसे दो विलयन जिनका परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। क्या बताया मैंने, देखें एक बार, समान ताप पर ऐसे दो विलयन जिनमें से एक का परासरण दाब या एक परासरण दाब की तुलना में दूसरे विलयन के परासरण दाब की तुलना में कैसा अधिक होता है, तो जो जिसका परासरण दाब अधिक होगा उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। जिसका परासरण दाब कम होगा उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, समान ताप पर ऐसे दो विलयन जिनका परासरण दाब अधिक होता है, जिनका ओस्मोटिक प्रेशर, जिनका परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। अति परासारी विलयन कहते हैं। सेकेंड नंबर क्या, अल्प परासारी। अल्प का मतलब क्या होता है, कम। यानी ऐसे विलयन या ऐसे दो विलयन जिनमें से जिनका परासरण दाब या ओस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, समान ताप पर ऐसे दो विलयन जिनका ओस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब कम होता है अल्प परासारी विलयन कहलाता है। अल्प परासारी विलयन कहलाता है। क्लियर हुआ। यानी कि ऐसे दो विलयन जिनमें से एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण की दाब की तुलना में अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक विलयन का जो ओस्मोटिक प्रेशर होगा कम होगा और एक विलयन का जो ओस्मोटिक प्रेशर हो कैसा होगा, अधिक होगा। तो यानी ऐसे दो विलयन, या हम बोल सकते हैं कि समान ताप पर, इक्वल टेम्परेचर पर ऐसे दो विलयन जिनमें से एक विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। जिनमें से विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ। हमने परिभाषाएं लिख रखी हैं, उन्हें एक बार फिर से हम बताते हैं आपको क्या लिखा है कि समान ताप पर ऐसे दो विलयन जिनका ओस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है उसे अति परासारी। अति का मतलब क्या होता है, अधिक।
यानी कि ऐसे विलयन लो जिसका परासरण दाब अधिक हो, ओस्मोटिक प्रेशर अधिक हो, तो उसे कहते हैं अति परासारी विलयन। दूसरा शब्द क्या यहाँ पे है? अल्प परासारी विलयन, यानी कि अल्प का मतलब होता है कम। तो समान ताप पर ऐसे दो विलयन जिनका परासरण दाब कम होता है उसे अति परासारी विलयन कहलाता है, या उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। तो इनकी परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये बात करते हैं ऐसे विलयनों को जब पारगम झिल्ली से पृथक करेंगे। कैसे विलयन? ऐसे विलयन कि जिनमें से एक का परासरण दाब अधिक हो और दूसरे का परासरण दाब कम हो। तो जब हम ऐसे विलयनों को पारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करेंगे तो जो विलायक के अणुओं का जो प्रवाह है वो अति अल्प परासारी विलयन से अति परासारी विलयन की ओर होगा। क्योंकि जो परासरण किसे कहते हैं? परासरण किसे कहते हैं? परासरण यानी कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर स्वतः प्रवाह को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। यानी कि क्या करें, एक पात्र लेंगे, उस पात्र में क्या करेंगे, एक पारगम झिल्ली रखेंगे और दो उसके पात्र बना लेंगे। एक पात्र में क्या हो? विलायक हो, एक पात्र में क्या हो? विलयन हो। तो जो विलायक के अणु हैं वो किसमें जाएंगे? विलयन में जाने लगेंगे। क्लियर हुआ? तो वही यहां पर है, यानी कि जब ऐसे विलयनों को पारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करेंगे तो अल्प, यानी जो विलायक के अणुओं का जो प्रवाह है वो अल्प परासारी विलयन से किसकी ओर होगा? अति परासारी विलयन की ओर होगा। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि अल्प परासारी विलयन में परासरण दाब कैसा है? कम है, और अति परासारी विलयन दाब कैसा है? अधिक है। तो जो परासरण होता है वो कम से अधिक की ओर होता है। तो इसीलिए जब हम ऐसे विलयनों को पारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करेंगे तो जो विलायक के अणुओं का जो प्रवाह है वो अल्प परासारी विलयन से अति परासारी विलयन की ओर होता है। इसीलिए इनको कहा गया, एक को कहा गया अति परासारी विलयन और एक को कहा गया अल्प परासारी विलयन। तो इनको याद रखें। समानता पर या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे दो विलयन जिनमें से एक का परासरण दाब अधिक और दूसरे का कम होता है, तो जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं, और जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इनके उदाहरण की। उदाहरण नंबर फर्स्ट, आपने घर पे प्रयोग किया होगा। जब हम किशमिश देखी होगी, जब हम किशमिश को जल में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्योंकि परासरण की क्रिया के द्वारा जल के अणु कोशिका झिल्ली में से होकर किशमिश में चले जाते हैं, इसलिए किशमिश क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या मैंने बताया? जब किशमिश को आप घर पे प्रैक्टिकल करें और करके देखें, किशमिश को क्या करें? जल में डाल दें, जो किशमिश होगी वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। क्योंकि परासरण क्रिया के द्वारा जल के अणु कोशिका झिल्लियों में से होकर किस में चले जाते हैं? किशमिश की ओर चले जाते हैं। क्लियर हुआ पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है? जब NaCl को, या ऐसे माने NaCl का सांद्र विलयन लो, NaCl के सांद्र विलयन में जब अंगूर को डालेंगे तो अंगूर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। आप घर पे प्रैक्टिकल करें। बहुत इजी उदाहरण हम बता रहे हैं अति परासारी और अल्प परासारी विलयन के। आप घर पे प्रैक्टिकल करें, उन पे विचार करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनको सोचें। तो हमने पहला जो आपको उदाहरण बताया, कौन सा बताया? नहीं कि जब किशमिश देखी होगी, खाई भी होगी, तो जब किशमिश को जल में डाला जाता है तो क्या वो फूल जाती है? फूल क्यों जाती है ये आपको पता लगाना है। फूल इसलिए जाती है क्योंकि परासरण क्रिया के द्वारा जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं वो कोशिका, यानी कि जो किशमिश की जो कोशिका झिल्लियाँ होंगी उससे होकर किशमिश की ओर चली जाती हैं, इसलिए जो किशमिश है क्या फूल जाती है। क्लियर हुआ? दूसरा क्या बताया? जब अंगूर को NaCl के सांद्र विलयन में
डालेंगे तो अंगूर क्या सिकुड़ जाता है, क्योंकि परासरण क्रिया के द्वारा जल के अणु NaCl की ओर चले जाते हैं। यानी कि जल के अणु क्या हो रहे हैं, किसकी ओर चले जाते हैं, NaCl की ओर चले जाते हैं। इसलिए जो अंगूर है कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। आप घर पे इनको प्रैक्टिकल करें और सोचें कि जब NaCl का तनु विलयन लेंगे तब उस पर अंगूर जो डालेंगे तो उस नहीं सिकुड़ता है, क्यों नहीं, इस पर विचार करें। लेकिन जैसे ही NaCl का सांद्र विलयन लेंगे, जब उसमें अंगूर को डालेंगे तो क्या वो सिकुड़ जाएगा। वो सिकुड़ इसलिए जाता है, आप उसे याद रखें, क्योंकि वहाँ पे परासरण क्रिया के द्वारा जो जल के अणु हैं, जल के मॉलिक्यूल्स हैं, वो NaCl की ओर चले जाते हैं। क्लियर हुआ। पहला उदाहरण मैंने क्या बताया, हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, घर पे आप उनको प्रैक्टिकल करें जरूर, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। तो पहला उदाहरण हमने आपको क्या बताया, जब किशमिश को जल में डाला जाता है, किशमिश क्या जल में फूल जाती है, क्योंकि परासरण क्रिया के द्वारा, परासरण किसे कहते हैं हम आपको बता चुके हैं। तो परासरण क्रिया के द्वारा जल के अणु कोशिका झिल्ली में से होकर किशमिश की ओर चले जाते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको, जब अंगूर को NaCl के सांद्र विलयन में डाला जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि परासरण क्रिया के द्वारा जल के अणु NaCl की ओर चले जाते हैं। तो जब इसे लेंगे, इनको जब हम पारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करेंगे तो जो कम विलयन होगा, यानी कि जो विलायक अणुओं का प्रभाव होगा, वो कम विलयन से अधिक विलयन की ओर स्वतः क्या होने लगेगा, प्रभाव होने लगेगा। तो क्लियर हुआ। जो मैंने आज आपको पढ़ाया, ये परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 1 या 2 नंबर में पूछी जाती हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लें। मैंने आपको क्या क्या बताया, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, अति परासारी विलयन किसे कहते हैं, और अल्प परासारी विलयन किसे कहते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। इनकी परिभाषाएं भी अच्छे से याद हो गई होंगी, मैंने इसके उदाहरण भी बताए। तो इनको आप घर पे प्रैक्टिकल करें, देखें, विचार करें। आज के लिए इतना। थैंक यू so much.